मेरा नाम रेणुका है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें उड़ीसा से भावना जी ने भेजी है। ये कहानी खुद भावना जी के भाई की कहानी है। भावना जी का कहना है कि वो हमें ये कहानी भेजते समय बहुत दुखी हो गई थी, मगर वो दुनिया के लोगों को सतर्क करना चाहती हैं, सावधान करना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि दुर्घटना कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है और कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ हमसे बदला लेने पर की जाती हैं। कुछ हमारे अपने ही होते हैं जो हमें अपनी जलन का शिकार बना लेते हैं, हमारे साथ बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी भावना जी की जुबानी, जो कुछ इस तरह से अपने भाई और भाभी की कहानी हमें बता रही थी। चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। लड़कियां मेहंदी लगवाने में बिजी थीं। आखिरकार कल सुबह बारात लेकर निकलना था। प्रज्ञा चोपड़ा जी मेहमानों से बार बार पूछ रही थी, आप लोगों ने खाना खाया या नहीं, क्योंकि कुछ दूर के मेहमान पहले से ही घर में रुके हुए थे। घर में चारों तरफ रौनक थी। एक तरफ लड़के गाना बजाकर पार्टी कर रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लड़कियां फोटोज क्लिक कर रही थी। हलवाई मिठाई बना रहे थे। नौकरानी किचन में चाय बना रही थी। सर्दियों के दिन थे, रात का टाइम था। मेहमानों को चाय की तलब लग रही थी। बूढ़े बुजुर्ग मेहमान एक तरफ बैठे हुए खूब बातें कर रहे थे। अगले दिन सुशील की बारात जाने वाली थी। सुशील भी अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसकी शादी मुग्धा के साथ होने जा रही थी। सुशील की 3 बहनें थीं, भावना, गौरी, निशा। तीनों ही बहनें अपने भाई की शादी एंजॉय करने के लिए अपने मायके आई हुई थी। सुबह उन्हें अपने भाई के सर पर सहरा बांधना था। बारात मौज मस्ती से लेकर निकलनी थी। सुरेश चोपड़ा साहब ने अपने बेटे की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आखिरकार सुशील उनका इकलौता बेटा था। सुरेश चोपड़ा जी का परिवार उड़ीसा के बलांगीर जिले में पतनगढ़ इलाके में रहता था और ये बात पिछले 6 साल पुरानी है। साल 2018 में चोपड़ा परिवार में खुशियों के दिन आए थे। घर के सबसे बड़े सदस्य सुरेश चोपड़ा जी, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी किया करते थे। उनकी पत्नी प्रज्ञा चोपड़ा जी एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थी। उनका इकलौता बेटा सुशील चोपड़ा, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेंगलुरु में नौकरी किया करता था, वो पिछले 5 साल से बेंगलुरु में रह रहा था। सुरेश चोपड़ा जी की सबसे बड़ी बेटी भावना की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटी बेटी निशा की भी शादी हो गई थी, जबकि गौरी दूसरे नंबर की बेटी थी। गौरी के पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहते थे, मगर उसे अभी पढ़ाई करनी थी। छोटी बहन निशा का रिश्ता आया तो माता पिता ने उसकी शादी भी कर दी थी। सभी बहनों से सबसे छोटा भाई था सुशील चोपड़ा। तीनों ही बहनों को अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था। गौरी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रही थी। सुरेश चोपड़ा जी की माँ भी उनके साथ रहती थी, जिनकी उम्र 62 वर्ष थी। घर में सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब तक घर में बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटे की शादी पहली बार होने जा रही थी। एक ही बेटा था। सब लोग उसी की शादी में अपने अपने सारे अरमान पूरे कर लेना चाहते थे। उसका रिश्ता बड़े शौक के साथ मुग्धा के साथ शादी से 7 महीने पहले तय हुआ था। मुग्धा बहुत सुंदर थी। मुग्धा को प्रज्ञा जी ने अपनी दोस्त की पार्टी में देखा था, जहां पर मुग्धा अपने परिवार के साथ इनवाइट थी। मुग्धा भी काफी पढ़ी लिखी थी। वो भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। हालांकि चोपड़ा परिवार में सभी लोग वर्किंग थे, सभी अच्छा खासा कमाते थे। उनके यहाँ भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इनका पूरा परिवार एक शरीफ खानदान था। प्रज्ञा चोपड़ा को अपने बेटे सुशील चोपड़ा के लिए मुग्धा बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मुग्धा के साथ तय करने का फैसला किया। वो उसके घर रिश्ता लेकर चली गई थी। मुग्धा के घर वालों को सुशील बहुत पसंद आया था। चोपड़ा परिवार भी उनको अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी सुशील चोपड़ा के साथ करने का फैसला कर लिया था और पूरे 7 महीने के बाद अब उन दोनों की शादी होने वाली थी। उन दोनों का रिश्ता 7 महीने तक लगा रहा था। इसी बीच वो दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे। उन दोनों की सगाई भी हुई थी। सुशील और मुग्धा की एक दूसरे के साथ बातचीत भी होती रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर शादी का वक्त भी आ गया था। 11 जनवरी 2018 को मुग्धा और सुरेश चोपड़ा की शादी का दिन आ गया था। बारात बहुत धूमधाम के साथ मुग्धा कपूर के घर पहुंची थी। मुग्धा के पिता एक शरीफ इंसान होने के साथ साथ बड़ी सी फैक्ट्री के मालिक भी थे। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मुग्धा ने भी अपनी पढ़ाई फॉरेन से कंप्लीट की थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
बेटी को ढेर सारा दहेज देने के साथ साथ ढेर सारे जेवरात भी दिए थे। सुशील की तीनों बहनें बहुत खुश थीं। बारात वापस आने के बाद बड़ी खुशी खुशी उन तीनों ने अपनी भाभी का स्वागत किया था। मुग्धा भी इस घर में आने के बाद बहुत खुश थी। आखिरकार मुग्धा को सुशील से मोहब्बत हो गई थी। उन दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। घर में जो मेहमान रुके हुए थे, अगले दिन रिसेप्शन होने के बाद उन्होंने भी एक एक करके अपने घर जाना शुरू कर दिया था। घर से अब धीरे धीरे मेहमान कम होने लगे थे। घर में बेटियां थीं जिन्होंने रौनक लगाई हुई थी, मगर अब वो भी अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने वाली थी। नई नवेली दुल्हन के घर में आ जाने से घर वाले बहुत खुश थे। जितने भी गिफ्ट्स आए थे वो भी खोल लिए गए थे। शादी की थकावट बहुत हो गई थी। सब लोग अभी अपने अपने कामों पर नहीं गए थे और घर में ही रहकर ही अपनी थकान उतार रहे थे। गौरी अपने जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि निशा भी अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। भावना जी अभी और अपने मायके में रुकना चाहती थी, क्योंकि उनका घर करीब में ही था। निशा की ससुराल दूर थी। गौरी को फौरन जाना था। 2 दिन और आराम करने के बाद गौरी एयरपोर्ट पर चली गई थी। गौरी को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए सुरेश चोपड़ा जी चले गए थे और वो गौरी को एयरपोर्ट तक छोड़कर घर वापस आ गए थे। गौरी जो कि घर से निकल चुकी थी, निशा अपने पति और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन अपने ससुराल जाने के लिए निकल चुकी थी। घर में अब ज्यादा मेहमान नहीं बचे थे। जो मेहमान थे वो भी जा चुके थे। धीरे धीरे घर खाली होने लगा था। कुछ दिन और गुजरने के बाद सब लोग सोचते हैं कि अब थकान काफी हद तक खत्म हो गई है, इसलिए अपने अपने कामों पर जाना बेहतर रहेगा। इसलिए सब लोग अगले ही दिन से अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का सोच लेते हैं। नई नवेली दुल्हन बीच में 1-2 बार अपने मायके होकर आ गई थी। उसके बाद अब उसे ससुराल में ही एडजस्ट करना था। दादी जो कि बीमार रहती थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही होती थी, कभी उन्हें कोई काम होता या किसी से कोई बातचीत करनी होती या कमरे में पड़े पड़े उनका मन नहीं लगता, तभी वो अपने कमरे से बाहर आया करती थी। अगले ही दिन से सुरेश चोपड़ा जी ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और प्रज्ञा चोपड़ा जी ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और दोनों ही घर से निकल चुके थे। अब घर में केवल 3 लोग मौजूद थे। घर पूरी तरह से खाली हो गया था। सुशील ने अभी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। उसे 10 दिन बाद बेंगलुरु के लिए निकलना था। उसने इस बार सोचा था कि वो अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाएगा। कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु में एंजॉय करेगा और फिर उसके बाद छुट्टियों के समय दोनों घर वापस आ जाएंगे और फिर उसकी पत्नी यहीं पर रहेगी और सुशील अपना काम करने के लिए टाइम टू टाइम बेंगलुरु जाता रहेगा और वहां से आता रहेगा। वो 20 जनवरी का दिन था जब घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। नई नवेली दुल्हन मुग्धा चोपड़ा, सुशील चोपड़ा और उनकी दादी जी। उनके माता पिता अपनी अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल गए थे। दादी जी धूप खाने के लिए आंगन में बैठी हुई थी। मुग्धा अपने पति के लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। उसने किचन के बाहर ही रखी हुई डाइनिंग टेबल पर अपने पति को नाश्ता सर्व किया। इतने में ही घर की डोर बेल बजने लगी। 11 बजे के समय दोनों चौंक गए थे कि इस समय कौन आ गया है, क्योंकि ज्यादातर उनके यहाँ से मेहमान तो लगभग ही जा चुके थे और इतनी सुबह के समय तक ज्यादातर कोई नहीं आता था। सुशील उठकर खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने के लिए निकल गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। डिलीवरी बॉय ने सुशील को देखकर कहा कि सर, आपके लिए एक पार्सल आया है। सुशील चौंक गया था क्योंकि उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। डिलीवरी बॉय के हाथ में ब्राउन कलर का बड़ा सा बॉक्स था। उसने वो बॉक्स सुशील को दिया और सिग्नेचर करवाकर वो वहां से जाने ही लगा था जब सुशील ने उसे आवाज देकर रोक लिया और कहा कि ये पार्सल आखिर किसने दिया है, मगर डिलीवरी बॉय ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कहने लगा कि सर, इस चीज के इन्फॉर्मेशन हम नहीं रखते। पार्सल आपके हाथ में आ गया है, आप खुद ही पता कर लीजिए। ये कहकर डिलीवरी बॉय वहां से अपनी बाइक पर बैठ गया था और बाइक स्टार्ट करने के बाद चला गया था। सुशील ने दरवाजा बंद कर दिया था और वो बॉक्स को गौर से देखते हुए घर के अंदर चलता हुआ आ रहा था। इतने में ही दादी जी जो कि आंगन में बैठी हुई थी, उन्होंने सुशील से कहा कि बेटा इसमें क्या है। सुशील कहने लगा कि पता नहीं दादी, ये किसने भेजा है, हो सकता है मम्मी पापा का कोई पार्सल हो। फिर सुशील को याद आया कि अभी हाल फिलहाल में उसकी शादी हुई है, शायद किसी ने हमारे लिए शादी का गिफ्ट भेजा होगा। वो उस बॉक्स को लेकर घर के अंदर आ गया था और उस बॉक्स को खोलने की तैयारी कर ही रहा था जब मुग्धा भी उसके करीब आ गई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ सुशील, क्या खोल रहे हो। सुशील कहने लगा कि किसी ने पार्सल भेजा है, यही खोलकर देख रहा हूँ। मुग्धा भी वही अपने पति के साथ खड़ी होकर पार्सल पर ध्यान देने लगी
उन दोनों को पार्सल खोलते हुए देखकर दादी जी भी चलते चलते डाइनिंग टेबल पर आ गई थी और पास रखी चेयर पर बैठ गई थी, क्योंकि वो भी ये देखना चाहती थी कि पार्सल में क्या है। उस ब्राउन कलर के पार्सल पर लिखा हुआ था कि ये पार्सल रायपुर से आया है और किसी अंकित आहलूवालिया नाम के आदमी ने भेजा है। सुशील ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहने लगा कि वैसे तो मैं किसी अंकित आहलूवालिया नाम के इंसान को जानता नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई जानने वाला रायपुर में रहता है। बाकी इस पार्सल को खोलकर देख लेते हैं, आखिर पार्सल के अंदर क्या है। सुशील धीरे धीरे उस पार्सल को खोल रहा था। जैसे ही बॉक्स के ऊपर से पैकिंग हट गई और सुशील ने उस बॉक्स का रिबन ओपन करके बॉक्स का ढक्कन खोला, तभी वहां पर एक जोरदार धमाका हो गया था। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों के घर भी हिलकर रह गए थे। घर की खिड़कियों के कांच भी चूर चूर हो गए थे। घर में काफी हद तक नुकसान हो गया था। सुशील, सुशील की पत्नी और घर में मौजूद दादी जी, ये तीनों ही जो कि आसपास थे, ये तीनों ब्लास्ट होने के बाद बहुत दूर जाकर गिर गए थे। वो तीनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें बहुत जोरदार चोट लगी थी। इस खतरनाक धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। धीरे धीरे घर के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। आसपास के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को भी कॉल करके बुला लिया था। लोगों को लग रहा था कि शायद घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, इसलिए इतना जोरदार धमाका हुआ है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये ब्लास्ट सिलेंडर फटने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इनके घर एक पार्सल आया था। पार्सल के फटने से ये ब्लास्ट हुआ है। ये प्री प्लान बॉम्ब ब्लास्ट था। तो आखिर कौन था जिसने इस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी? कौन था जो इन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था? और कौन था जिसने इस बॉक्स के अंदर बॉम्ब भेजा? और इन लोगों की आखिर किसके साथ दुश्मनी थी जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया? ये दुर्घटना होने के बाद वहां पर मौजूद सारे ही लोग शॉक्ड रह गए थे और सभी जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। उधर सुरेश जी और प्रज्ञा जी को भी फोन करके घर बुला लिया गया था कि आपके घर पर ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है। वो लोग घबरा गए थे और फौरन ही अपने घर के लिए निकल गए थे। जब वो लोग अपने घर में दाखिल हुए और घर की कंडीशन उन्होंने इतनी बिगड़ी हुई देखी तो उनके तो होश उड़ गए थे और उनकी हालत रोने वाली हो गई थी। जैसे ही एम्बुलेंस आ गई तो मुग्धा और सुशील को भी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया और दादी जी को भी। लेकिन दादी जी की मौके पर ही मौत हो गई थी, मगर फिर भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हो सकता है कि उनमें थोड़ी सी सांसें बाकी हों, वो अपनी जिंदगी और जी सकें, मगर अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि दादी जी इस दुनिया से चली गईं। जबकि मुग्धा और सुशील गंभीर अवस्था में अस्पताल में पड़े हुए थे। उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। वो दोनों बुरी तरह से झुलस गए थे और उन दोनों को सीरियस चोट भी आई थी। मुग्धा का तो चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए थे। नई नवेली दुल्हन जो इस तरह के हादसे का शिकार हुई थी, उसकी तकलीफ का अंदाजा शायद आप या हम भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी बड़ी तकलीफ से गुजरी थी। पुलिस भी वहां पर आ गई थी। पुलिस का आना वैसे भी बहुत जरूरी था, क्योंकि सुरेश चोपड़ा जी की मां का मौके पर ही देहांत हो चुका था। लेकिन मुग्धा और सुशील अभी भी जिंदा थे, इसलिए उनसे जांच पड़ताल भी करनी थी। लेकिन इलाज के दौरान सुशील की भी मौत हो गई। ये एक बहुत ही दुखदायक खबर थी कि एक नई नवेली दुल्हन इंजर्ड होने के साथ साथ विधवा भी हो चुकी थी। अब अगर कोई बचता है तो वो है सुशील की पत्नी मुग्धा। वो हालांकि बुरी तरह से जख्मी थी लेकिन जिंदा थी, मगर उसकी हालत इतनी सीरियस थी कि वो कुछ भी बताने के लायक नहीं थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। पुलिस ने किचन में जाकर भी सारी जांच पड़ताल कर ली थी, जिसके जरिए उन्हें पता चला था कि यहाँ पर कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था, क्योंकि घर का सिलेंडर तो उन्हें सही सलामत मिला था। फिर पुलिस ने मजबूरन स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुला लिया था, जो सारी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को बताते हैं कि इस घर में एक प्री प्लान्ड बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि वहां से उनको कुछ ऐसे केमिकल्स के सैंपल मिले थे जिससे साफ पता चल रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ऐसे केमिकल बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके बाद पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि ये प्री प्लान बॉम्ब ब्लास्ट था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब किसने किया था। पुलिस सबसे पहले मुग्धा का बयान लेना चाहती थी, लेकिन मुग्धा ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि इन लोगों को अपना बयान दे सकती। वो तो कुछ बोलने की स्थिति में थी ही नहीं। उसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करना शुरू की। काफी छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चला था कि एक डिलीवरी बॉय पार्सल को उनके घर पर देकर गया था, इसीलिए पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। पुलिस ने डिलीवरी बॉय की तलाश करनी शुरू कर दी थी कि आखिर कोरियर बॉय किस कोरियर कंपनी का था। इस तरह इस केस को चलते चलते एक हफ्ते का टाइम बीत गया था।
जांच करने के बाद पुलिस को पता चला था कि ये कोरियर जिस कंपनी ने डिलीवर किया था उसका नाम स्काई किंग कंपनी था। पुलिस फौरन ही स्काई किंग कंपनी के ऑफिस पहुंच गई थी। जिस दिन चोपड़ा हाउस में ब्लास्ट हुआ था, पुलिस ने उस दिन की सारी कोरियर डिटेल्स निकलवाई। एक हफ्ता गुजरने के बाद मुग्धा भी इस कंडीशन में आ गई थी कि पुलिस को अपना बयान दे सके, क्योंकि एक हफ्ते में वो काफी हद तक रिकवर हुई थी। मुग्धा ने भी पुलिस को बताया कि उस दिन स्काई किंग कंपनी की तरफ से एक कोरियर डिलीवर हुआ था और वो पार्सल सुशील अपने हाथ में लेकर अंदर तक आए थे। वो पार्सल रायपुर से किसी अंकित आहलूवालिया नाम से आया था। सुशील ने बताया था कि वो इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते, मगर फिर भी उन्होंने पार्सल खोलकर देखना चाहा कि आखिर उन्हें क्या भेजा गया है। उन्हें लगा कि किसी ने उनके लिए शादी का कोई गिफ्ट भेजा होगा। वो उस पार्सल को खोलकर देख रहे थे, इतने में ही एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। मुग्धा का बयान सुनने के बाद पुलिस दोबारा से कोरियर कंपनी गई, क्योंकि इस कोरियर के बारे में तो पुलिस को जानकारी मिल ही गई थी। पुलिस ने डिटेल निकलवाई तो उनको पता चल गया था कि ये कोरियर रायपुर से आया था और किसी अंकित आहलूवालिया नाम के व्यक्ति ने इसे भेजा था। जब पुलिस ने इस नाम और इस एड्रेस को वेरीफाई किया तो पुलिस को पता चला था कि कोरियर भेजने वाले ने अपना नाम और एड्रेस गलत बताया था। इसके बाद पुलिस के हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी थी। फिर पुलिस ने कोरियर कंपनी के सीसीटीवी कैमरा को भी खंगालने की कोशिश की थी। वहां पर भी उन्हें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला था, क्योंकि इस कोरियर कंपनी के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा ज्यादा नहीं थे। एक दो कैमरे तो लगे हुए थे। ये चीजें ठीक से डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। केस अभी भी वैसे का वैसा ही था। समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लास्ट किसने और क्यों करवाया था। इसके बाद पुलिस ने सुरेश चोपड़ा जी के दोस्तों रिश्तेदारों से जांच पड़ताल निकालनी शुरू कर दी थी। उसके बाद पुलिस को पता चला कि इस परिवार का तो न किसी से झगड़ा था और न ही किसी से दुश्मनी थी। सुरेश चोपड़ा, सुशील चोपड़ा, प्रज्ञा चोपड़ा, बल्कि उनका पूरा ही परिवार बिहेवियर के बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिल गया था। जब सुरेश चोपड़ा की मां प्रज्ञा चोपड़ा ने पुलिस को बताया था कि मैं जिस स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी करती हूँ, वहाँ पर कुछ दिनों पहले, मतलब कि 2 साल पहले, एक व्यक्ति से उनका झगड़ा हुआ था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के स्कूल में पढ़ाने वाला एक इंग्लिश का टीचर था, जिसका नाम भार्गव सिंह था। मुग्धा चोपड़ा जी ने पुलिस को बताया था कि किसी कारण मेरा भार्गव सिंह से झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा कोई इतना बड़ा भी नहीं था, बस मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था। अब इतनी सी बात पर कोई भला कैसे किसी को बॉम्ब से उड़ा सकता है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने भार्गव सिंह को अपनी हिरासत में ले लिया था और उनसे पूछताछ करने में जुट गई थी। हालांकि इस पूछताछ में भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस फिर भी इस केस को फाइनल करना चाहती थी और इस केस में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। भार्गव सिंह की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, स्कूल की सारी चेक की गई थी तो पता चला था कि भार्गव सिंह ना तो किसी कोरियर ऑफिस गए थे और ना ही उधर ही उनकी मोबाइल लोकेशन दिखाई दे रही थी। इस तरह भार्गव सिंह पुलिस के शक के दायरे से बाहर हो गए थे। पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने मुग्धा और सुशील के मोबाइल की लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई थी। इस कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक अननोन मोबाइल नंबर दिखाई दिया था। पुलिस ने इन अननोन नंबर के ऑनर की तलाश करना शुरू कर दी थी। जल्द ही पुलिस को पता चल गया था कि ये नंबर मुग्धा के कॉलेज में साथ पढ़ने वाले एक लड़के का था। उसने मुग्धा और सुशील की शादी होने से कुछ दिन पहले सुशील के नंबर पर एक कॉल की थी और सुशील से कहा था कि तुम मुग्धा से शादी मत करो। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो उन दोनों को अलग करना चाहता था, इसलिए उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया? क्या वही था जिससे उन दोनों की खुशियां देखी नहीं गईं? इस हिसाब से तो पुलिस का पूरा शक यही था कि यही लड़का अपराधी हो सकता है। इसलिए पुलिस ने इसके साथ पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसने पुलिस को यही बताया था कि मैं मुग्धा को कॉलेज के टाइम से ही पसंद करता था, मगर मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस मुग्धा की शादी से पहले सुशील को फोन करके ये कहा था कि वो मुग्धा से शादी ना करे, क्योंकि अगर सुशील मुग्धा से शादी ना करता तो वो मेरी हो जाती। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उन लोगों को बॉम्ब से ही उड़ा दूं। लेकिन फिर भी पुलिस को उस लड़के की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद पुलिस के पास और कोई क्लू भी नहीं था, इसलिए पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर इस लड़के का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया था। पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के बाद भी पुलिस को यही पता चला था कि इस लड़के ने पुलिस को जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ सच है। इसका मतलब साफ साफ यही था कि ये लड़का मुग्धा को पसंद तो करता था,
इसने उन दोनों की शादी तुड़वाने के लिए सुशील को फोन भी किया था, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में इसका कोई भी हाथ नहीं है। इस केस में पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों से जांच पड़ताल कर ली थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। और इसी के तहत उड़ीसा सरकार फैसला करती है कि इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथों सौंप दिया जाए, और इस तरह इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम इस केस को हैंडल करती है, सबसे पहले सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उसके बाद फिर से उन सभी लोगों को एक एक करके जांच पड़ताल के लिए बुलाया, जिनसे पहले ही उड़ीसा पुलिस जांच पड़ताल कर चुकी थी। अब ये इंटेरोगेशन थोड़ी सी मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि अब केस सीबीआई के पास पहुंच चुका था। पुलिस के मुकाबले सीबीआई वालों के सवाल जवाब थोड़े तीखे थे और उनके पूछताछ करने का तरीका भी सख्त था। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि तभी उड़ीसा पुलिस को एक लेटर मिला था। पोस्ट के जरिए उड़ीसा पुलिस थाने में एक लेटर आया था, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आप आम लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। इस केस में बेंगलुरु के 3 लोगों का हाथ है, जिसके साथ सुशील चोपड़ा ने करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। आप आम लोगों को और निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए और बेंगलुरु जाकर वहां पर जांच पड़ताल कीजिए। इस केस की छानबीन आपको बेंगलुरु में ही करनी चाहिए। इस लेटर को उसी ने लिखा था जो इस केस से पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लेटर ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता साबित हुआ था। पुलिस के और सीबीआई के ऑफिसर्स ने इस लेटर की फॉरेंसिक जांच करवाई, ताकि इस लेटर से किसी तरह का कोई फिंगरप्रिंट्स मिल सके, मगर ऐसा कुछ भी फॉरेंसिक टीम को नहीं मिला था। लेकिन इस लेटर को जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने चोपड़ा परिवार के मेंबर्स को दिखाया था, पहले तो उन लोगों ने इस लेटर को देखकर बताया कि उन्हें इस लेटर में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन जब ये लेटर प्रज्ञा चोपड़ा जी ने गौर से देखा, तो वो उस लेटर पर लिखे शब्दों को बार बार पढ़ने की कोशिश करने लगी, और बार बार पढ़ने से उन्हें एक व्यक्ति पर शक हुआ, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के स्कूल का इंग्लिश का वो टीचर भार्गव सिंह ही था। पुलिस इससे पहले भी भार्गव सिंह से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। अब इस बार प्रज्ञा चोपड़ा जी ने पुलिस को बताया था कि इस लेटर को इंग्लिश में टाइप किया गया है, जबकि भार्गव सिंह भी इंग्लिश का ही टीचर था और एक ही स्कूल में नौकरी करने की वजह से प्रज्ञा चोपड़ा जी की मुलाकात और बातचीत रोज ही भार्गव सिंह से होती थी। इस हिसाब से उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि इस तरह की बातचीत और लेटर में लिखे हुए शब्द कहीं न कहीं भार्गव सिंह के बोलचाल के अंदाज से मैच हो रहे हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच के लिए इतना ही सबूत काफी था। उन्होंने तुरंत इस लेटर के आधार पर भार्गव सिंह को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ की तो काफी समय तक तो वो इनकार करता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ज्यादा सख्ती से पेश आने पर वो टूट कर रह गया था और फिर हार कर उसने पुलिस को बता दिया था कि इस पूरे हत्याकांड में उसका ही हाथ है। भार्गव सिंह ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी थी। उसने बताया था कि 2013 में वो उड़ीसा के एक फेमस स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था। उसी दौरान उस स्कूल में सुशील चोपड़ा की मां प्रज्ञा चोपड़ा जी की एंट्री हो गई थी और वो पहले से ही भार्गव सिंह की सीनियर थी। इस तरह उस स्कूल में भार्गव सिंह को हटाकर प्रज्ञा चोपड़ा जी को स्कूल की प्रिंसिपल बना दिया गया था। ये सब कुछ भार्गव सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर उसके बाद ही वो अपने दिल में प्रज्ञा चोपड़ा के लिए नफरत रखने लगा था। उसी के बाद ही उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। फिर भी फाइनली प्रिंसिपल की पोस्ट सुशील चोपड़ा की मां प्रज्ञा चोपड़ा जी को मिल गई थी। वो इस बात से बहुत नाराज था। तभी से उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो किसी भी तरह से प्रज्ञा चोपड़ा से अपना बदला लेना चाहता था और इसी के चलते वो 2013 से लेकर 2018 तक इस बात के इंतजार में था कि उसे कभी कोई ऐसा मौका मिले जिसमें वो प्रज्ञा चोपड़ा से अपना बदला ले सके। वो हमेशा अपने दिमाग में यही प्लान बनाता रहता था कि किस तरह से वो प्रज्ञा चोपड़ा और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि प्रज्ञा चोपड़ा के परिवार में बहुत मेल मोहब्बत है, इसलिए वो उनके परिवार को तोड़ना चाहता था। उनके परिवार को और उनको नुकसान पहुंचाकर अपने आप को खुशी पहुंचाना चाहता था। ये मौका फाइनली उसे 2018 में मिल गया था, जब प्रज्ञा चोपड़ा जी के बेटे सुशील चोपड़ा की शादी मुग्धा के साथ होने जा रही थी। इस शादी में भार्गव सिंह भी शामिल था। यहीं पर उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि क्यों न शादी का एक गिफ्ट बनाकर शादी के कुछ दिनों के बाद उनके घर कोरियर के जरिए भिजवा दिया जाए। और उसी गिफ्ट को बनाने के लिए काफी दिनों तक उसने इंटरनेट का सहारा लिया था। उसने इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे आर्टिकल्स देखे थे जिसमें बॉम्ब बनाने के तरीके सिखाए गए थे। हालांकि वो स्कूल का टीचर था, इसलिए उसे स्कूल आईडी के बॉम्ब बनाने के केमिकल्स भी
मार्केट से आसानी से मिल गए थे और उन्हीं केमिकल्स की मदद से इंटरनेट पर देख कर उसने एक पार्सल बॉम्ब तैयार कर लिया था, जो 20 जनवरी की सुबह 11 बजे डिलीवरी बॉय के जरिए भेज देता है, जिसके ब्लास्ट होने से सुशील चोपड़ा और उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी को गंभीर चोटें आई थी। भार्गव सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसने इस पार्सल को बनाने के बाद अपना डेली रूटीन भी चालू रखा था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। स्कूल से घर आने के बाद उसने अपना मोबाइल ही घर छोड़ दिया था, ताकि उसकी मोबाइल लोकेशन चेक न की जाए। इसलिए वो ऑटो रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन गया और उसने वहां पर अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लिया। उसके बाद वो रायपुर पहुंचा और वहां जाने के बाद उसने स्काई किंग कंपनी की तरफ से पार्सल भेजा। उस कंपनी के ऑफिसेस में नॉर्मली ज्यादा कैमरे नहीं थे, इसलिए उसने वहां से उस पार्सल को भेजकर हादसे को अंजाम दिया। उसके बाद भार्गव सिंह शक के दायरे से तो बाहर हो गया था, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने दोबारा से जांच पड़ताल शुरू की तो दोबारा से उसे जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था तो वो बहुत परेशान हो गया था और बार बार वो पुलिस को जवाब नहीं दे सकता था। इसी वजह से उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने वो लेटर लिखकर भेजा था कि पुलिस का ध्यान भटक जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उड़ीसा पुलिस को वो लेटर भेजने की उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया था। उसने फर्जी कहानी बनाकर पुलिस को लेटर के थ्रू सुनाई थी कि ये करोड़ों का घोटाला है जो सुशील चोपड़ा ने किया था, वो भी बेंगलुरु में। इस लेटर की वजह से वो दोबारा से घेरे में आ गया था। अगर भार्गव सिंह वो लेटर पुलिस को ना भेजता तो शायद पुलिस उस जैसे अपराधी को कभी न पकड़ पाती और ये केस क्लोज कर दिया जाता और असली कातिल कभी पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन कातिल चाहे जितना भी छुपने की कोशिश कर ले, वो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और तो और कातिल कितना भी होशियार हो, गलती करना नहीं भूलता। उसकी ये गलती उसे पकड़वा कर ही छोड़ती है। हमारा इरादा आप लोगों को ना तो परेशान करना है, ना आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हम अपनी इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करके आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, जितना हो सके सतर्क रहने की कोशिश करें। दोस्तों, बदले की भावना और जलन इंसान की सोच को इतना विषैला बना देती है कि वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। जब हम किसी से जलते हैं या उनके खिलाफ साजिश रचते हैं तो हम न केवल उन्हें चोट पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन को भी अंधकार में धकेल देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जलन और द्वेष से किसी का भला नहीं होता, बल्कि ये हमारे जीवन में विनाश और पश्चाताप लेकर आता है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपने जीवन में सकारात्मक और मेहनत का सहारा लेना चाहिए। बदले की आग में जलकर किसी को नुकसान पहुंचाना हमारे चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। जो इंसान अपने अंदर की नकारात्मक को जीत लेता है, वही असली विजेता होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने और उनसे जलन के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। दूसरों की खुशी और सफलता को स्वीकार करना और उनसे प्रेरणा लेना ही सच्चा साहस और इंसानियत है। जलन और नफरत सिर्फ तबाही लाती है, जबकि प्रेम, सहनशीलता और परिश्रम जीवन को संवारते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।